हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका पीटीईटी का एग्ज़ाम होने वाला है 15 जून को। तो आज की इस क्लास में हम लोग पीटीईटी परीक्षा के लिए जनरल हिंदी के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि पीटीईटी के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के इस क्लास की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। निर्देश प्रश्न संख्या 1 और 2, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द चुनिए। आपसे ये पूछा जा रहा है कि अभिसरण का विलोम शब्द क्या होता है। शायास, अपसरण, प्रसारण, प्रतिरक्षण। इसका अपोजिट क्या होगा। अभिसरण का विलोम शब्द क्या होता है। जब आप अभिसरण को उल्टा करोगे तो इसका विलोम शब्द क्या बनेगा, अपसरण बनेगा। तो पहले क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो पहले क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है कि सुषुप्त का विलोम शब्द क्या होता है। श्रेष्ठ, जागृत, मृत या कृतज्ञ। तो सुषुप्त को जब आप इसका अपोजिट करोगे तो इसका विलोम शब्द क्या बनेगा, इसका उल्टा। तो मेरे प्यारे बच्चों, सुषुप्त का विलोम शब्द होता है जागृत। तो दूसरे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस, इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। अब देखिए यहाँ पर निर्देश दिया जा रहा है। निर्देश प्रश्न संख्या 3 और 4, निम्न वाक्यों में से सही वाक्य चुनना है आपको। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, चाहे विलोम शब्द हो या सही वाक्य चुनने वाले हों। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको अपना ही दिमाग यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ऐसे क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर देखिए आपको सही वाक्य की पहचान करनी है। आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा, ये आपका सही वाक्य हो जाएगा। तो तीसरे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर भी देखिए आपको सही वाक्य की पहचान करनी है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चूज कीजिए आंसर क्या होगा। आपकी शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए। तो चौथे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस, इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहां पर निर्देश दिया जा रहा है। प्रश्न संख्या 5 और 6, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनना है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे ये पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं उसको क्या कहते हैं। विशंबर कहते हैं, दिक्पाल कहते हैं, पैगंबर कहते हैं या दिगंबर कहते हैं। दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं, तो दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है दिगंबर। तो 5वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। युद्ध की इच्छा रखने वाला इसको क्या कहते हैं। मुमुक्षु, बहुश्रुत, युयुत्सु या मौक्तिक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बात जरूर आप लोग देख लीजिएगा। युद्ध की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, तो युद्ध की इच्छा रखने वाले को हम युयुत्सु कहते हैं। तो छठे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है कि आमलक का तद्भव शब्द क्या होता है भाई। तो मैंने आपको क्या बताया था कि ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो आमलक को जब आप हिंदी में कन्वर्ट करोगे तो आमलक को हिंदी में कन्वर्ट करने पर इसका तद्भव शब्द क्या बनेगा, तो इसका तद्भव शब्द बनेगा आंवला, क्योंकि आंवला जो है ना ये हिंदी भाषा का शब्द है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे, ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि लाइक्स और व्यूज़ की अगर मैं बात करूँ बहुत ही ज़्यादा कम आ रहे हैं, क्योंकि रिस्पॉन्स अच्छा दिखना चाहिए। रिस्पॉन्स बिल्कुल घटिया देखने को मिल रहा है बच्चों का, कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है कि तिनका का तत्सम शब्द क्या होता है भाई। तृण, तिक्त, ताम्र या त्वरित। ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हों वो
तत्सम शब्द कहलाते हैं। जब आप तिनका को संस्कृत में कन्वर्ट करोगे तो संस्कृत में कन्वर्ट करने पर तिनका को इसका तत्सम शब्द क्या बनेगा? तो तिनका को जब संस्कृत में कन्वर्ट करोगे तो इसको क्या कहोगे? संस्कृत में तृण कहोगे, तृण। तो इसका तत्सम शब्द क्या बनेगा? तृण बन जाएगा तिनका का। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिएगा। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया, प्रविशेषण, विशेष या सर्वनाम? तो मेरे प्यारे बच्चों, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं प्रविशेषण। तो 9वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 9वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। सो गाइस 10वां क्वेश्चन देखिएगा। 10वां क्वेश्चन हमारा है कि परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? संख्यावाचक, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक दोबारा ऑप्शंस में आ गया, या गुणवाचक। परिश्रमी शब्द में कौन सा विशेषण का बोध होता है? परिश्रमी, तो कोई इंसान है वो परिश्रम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, मेहनत कमाकर खा रहा है, तो आप उस परिश्रमी को उसकी तो आप तारीफ करोगे ना, क्योंकि वो भीख तो मांग नहीं रहा है, वो मेहनत कर रहा है। तो परिश्रमी को क्या कहोगे आप? उस व्यक्ति को क्या कहोगे? उसकी तारीफ करोगे, उसके गुणों की तारीफ करोगे। तो इसमें कौन सा विशेषण होगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। तो 10वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँगी तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। गाइस गुणवाचक विशेषण को आप सरल शब्दों में समझ लीजिए। गुणवाचक विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, स्वभाव, समय, स्थान या दशा आदि का बोध होता है, वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वैसे परिभाषा तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। आप आंसर यूँ टिक कर देंगे, क्योंकि आप परिभाषा के चक्कर में पढ़ोगे या नियम के चक्कर में पढ़ोगे तो आप कभी भी क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। क्वेश्चंस को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करने की कोशिश कीजिए, टाइम की बचत होगी और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है आप परीक्षा में अटैम्प्ट कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। मंदिर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? देवगृह, परमधाम, निर्वाण या परम पद? तो मंदिर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, मंदिर का पर्यायवाची शब्द होता है देवगृह। क्या होता है? देवगृह होता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। वैसे मंदिर के अन्य पर्यायवाची शब्द होते हैं देवालय, पूजा गृह, देवस्थान, ईश गृह, उपासना, ठाकुर द्वारा, शिवालय और मंदिर। ये सभी शब्द जो है ना, ये मंदिर के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि तृष्णा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? मकरंद, सहचर, रसिका, लिप्सा। तो तृष्णा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो तृष्णा का पर्यायवाची शब्द लिप्सा होता है। तो 12वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजपुत्र में कौन सा समास है? बहुपद समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या कर्मधार समास? तो राजपुत्र में कौन सा समास होगा? तो राज का पुत्र, कर्ता ने कर्म को का, इसमें आ रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाए तो आप आंख बंद करके तत्पुरुष समास पर टिक कर दीजिए। क्या आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और एक तरीका और है, जब आप इसका समास विग्रह करोगे तो राजपुत्र का समास विग्रह क्या होता है? राजा का पुत्र। अब देखिए राजपुत्र शब्द में तत्पुरुष समास, ही तो आपको पता ही चल गया। इसमें देखिए का, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, कार है इसमें, तो का कारक चिन्ह का लोप होता है। यह तत्पुरुष समास का एक दूसरे का प्रकार है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, अर्थात दूसरे पद की प्रधानता होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप परिभाषा याद करोगे तो कभी भी नहीं कर पाओगे। एक तरीका और भी है, राज अलग है, पुत्र अलग है, दोनों को जोड़ दिया गया, नया शब्द क्या बना? राजपुत्र। तो आप तत्पुरुष समास पर टिक कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए। बोलने से पहले मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? सत्य धन चित्त धन आनंद, यही होता है ना, सत्य धन चित्त धन आनंद। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि सच्चिदानंद में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? व्यंजन संधि हो जाएगी, क्योंकि ता में हलंत लगा है, आपको दिख रहा होगा, ये हलंत को लगा है, ये भी हलंत लगा, इसमें भी। अगर बाई चांस आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सच्चिदानंद में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो व्यंजन संधि हो जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप व्यंजन संधि के नियम याद करोगे ना तो कभी भी आप संधि नहीं कर पाओगे। संधि को समझने की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा।
जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? अद्भुत रस, भयानक रस, भीतर रस या रौद्र रस? जुगुप्सा, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जुगुप्सा का स्थायी भाव भीतर रस होता है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब जैसे कि अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो सभी लोगों को पता होना चाहिए कि अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है, भयानक का भय होता है, भीतर रस आपको पता है जुगुप्सा होता है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है, सूरज को दीपक दिखाना का अर्थ क्या होता है? रोशनी में अंधकार होना, किसी व्यक्ति की तंज प्रशंसा करना, प्रभाव स्थापित करना, सम्मान बढ़ाना। सूरज को दीपक दिखाना, इसका मुहावरा क्या होगा? तो सूरज को दीपक दिखाना यानी कि किसी व्यक्ति की तंज प्रशंसा करना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगी तो 16वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर वी के साथ। 17वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 17वां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है? उड़िया, बांग्ला, असमिया या कन्नड़? निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है? तो मेरे प्यारे बच्चों, कन्नड़ जो है ना, ये द्रविड़ परिवार की भाषा है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगी तो 17वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निर्देश प्रश्न संख्या 18 और 19 निम्नलिखित प्रश्नों में शुद्ध वर्तनी विकल्प का चयन कीजिए। तो 18वां क्वेश्चन पढ़िए आप लोग और बताइए कि भौगोलिक कैसे लिखा जाता है, भौगोलिक को लिखने का तरीका क्या है, इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी भौगोलिक की? तो भौगोलिक की शुद्ध वर्तनी ये होती है ऑप्शन नंबर ए, भौगोलिक ऐसे लिखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रफुल्लित, तो प्रफुल्लित कैसे लिखा जाता है, अच्छा ये बताना है आपको। प्रफुल्लित लिखने का तरीका क्या है, इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी प्रफुल्लित की? तो प्रफुल्लित को लिखने का जो तरीका है ना, वो ये रहा, प्रफुल्लित ऐसे लिखा जाए, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि प्रश्न संख्या 20, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन क्या है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता, बल्कि उसमें डैश भी जगाता है, विवेक, आत्मविश्वास, परिश्रम या आत्मबल। अब आपको ये बताना है कि खालिस्तान आपको दिख रहा है, ये यहाँ पर क्या आएगा? स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता, बल्कि उसमें आत्मविश्वास भी जगाता है। तो यहाँ क्या आएगा खालिस्तान में? आत्मविश्वास। तो 20वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बीड़ा उठाना से तात्पर्य क्या है? दृढ़ संकल्प करना, भार उठाना, मेहनत करना, कठोर परिश्रम। बीड़ा उठाना, तो बीड़ा उठाना से को क्या इसका तात्पर्य क्या होता है? बीड़ा उठाना, तो बीड़ा उठाना इसका तात्पर्य होता है मेरे प्यारे बच्चों दृढ़ संकल्प करना, कि हमको ये काम करना ही है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22वां क्वेश्चन क्या है? मनोज का पीसीएस में चयन हो गया, समझो उसने गढ़ जीत लिया। गढ़ जीत जाना का अर्थ क्या होता है? युद्ध जीत जाना, कब्जा कर लेना, अनुभव प्राप्त करना, कठिन कार्य पूरा होना। मनुष्य का पीसीएस में चयन हो गया, समझो उसने गढ़ जीत लिया। तो यहाँ देखिए गढ़ जीत जाना का अर्थ क्या होता है? कठिन कार्य पूरा होना। तो 22वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, डा हो गया, या हो गया, ड़ा खाली, ना और माँ, ये कौन से व्यंजन हैं? स्पर्श व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन। तो ये व्यंजन क्या कहलाते हैं? तो गाइस ये व्यंजन कहलाते हैं अनुनासिक व्यंजन। अनुनासिक यानी कि नाक से बोले, डा, या, ड़ा, ना, मा। तो ना यानी कि नाक से निकल रहे हैं ये जो वर्ण आप देख रहे हैं, ये जो व्यंजन देख रहे हैं, इनको बोलने पर जो ध्वनि निकलती है वो नाक से निकल यानी अनुनासिक हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगर मैं स्पर्श व्यंजन की अगर मैं बात करूं तो देखिए हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन कुल 25 होते हैं। ये 5 वर्गों में विभाजित हैं। क्या क्या है? का, चा, टा, ता और पा। ठीक है, ये तो हो गए आपके स्पर्श व्यंजन। अगर मैं उत्क्षिप्त व्यंजन की अगर मैं बात करूं
उत्क्षिप्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिन्हें उच्चारित करते समय जीभ या मुख के किसी भाग को अचानक सिकोड़ कर किसी अन्य भाग की ओर से जोर से फेंका जाता है, वो उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। तो देखिए जैसे कि डा हो गया और ड़ा खाली, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। अगर मैं बात करूं अंतस्थ व्यंजन की, तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? या, वा, रा और ला, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वह आया और मैं चला गया, इस वाक्य में कौन सा अव्यय? संबंध बोधक, विस्मय बोधक, समुच्चय बोधक या आदर बोधक? वह आया और चला गया, तो इसमें कौन सा अव्यय होगा? तो इसमें होगा समुच्चय बोधक अव्यय। तो 24वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए समुच्चय बोधक अव्यय को आप सरल शब्दों में समझ लीजिए। समुच्चय बोधक अव्यय ऐसे शब्द हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ते हैं, इन्हें योजक भी कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 25वां क्वेश्चन देखिएगा। 25वां क्वेश्चन है गाइस कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है? बारी बारी, भीतर, आज, यथासंभव। कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है? ये आपसे पूछा जा रहा है। कालवाचक क्रिया विशेषण यानी कि आज, इसको क्या कहोगे? कालवाचक क्रिया विशेषण। तो 25वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचानी। तो देखिए यहाँ पर आपको अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है। थोड़ी सी आपने लापरवाही की, ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है, मेरे ऊपर कृपा करें, ये अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो 26वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन देखिएगा, क्या है? निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपको मिश्र वाक्य की पहचान करनी है। तो मिश्र वाक्य की पहचान कैसे करोगे? जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा, यानी बहुत सारे विद्यार्थी। तो बहुत सारे विद्यार्थी को क्या कहोगे? एक नहीं, अनगिनत, यानी तरह तरह के विद्यार्थी, होशियार भी हैं, गधे भी हैं, पढ़ने वाले भी हैं, बिना पढ़ने वाले भी हैं। तो जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। तो 27वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मिश्र वाक्य को आप सरल शब्दों में समझिए। ऐसे वाक्य जिनमें सरल वाक्य के साथ साथ कोई दूसरा उपवाक्य भी हो, वो वाक्य मिश्र वाक्य कहलाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और 28वां क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस 28वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है? तो उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में मैंने आप लोगों को एक बार नहीं हजारों बार बताया कि स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो आपका उपसर्ग होता है और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो आपका प्रत्यय होता है। तो ये आपको ये बताना कि कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है? संयोग, विदेश, अत्यधिक या सुरेश? सुरेश, ये आपका उपसर्ग रहित शब्द हो जाएगा। तो 28वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गर्भ शून्य शब्द में समास है? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष या अपादान तत्पुरुष? गर्भ शून्य, गर्भ को शून्य यानी कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा, गर्भ को शून्य, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, गर्भ के शून्य, गर्भ का शून्य। तो यहाँ पर कौन सा समास होगा? करण तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा, सब्ज बाग दिखाना का अर्थ क्या होता है? प्रभाव स्थापित करना, लालच देकर बहकाना, विवेक खो देना, होश उड़ जाना। तो सब्ज बाग दिखाना, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है लालच देकर बहकाना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? तो यहाँ पर देखिए आपको सही संधि विच्छेद की पहचान करनी है। त्रिपुरधन अरि, त्रिपुरधन अरि, ये संधि विच्छेद जो है ये सही हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब जैसे देखिए त्रिपुरधन अरि ये किसकी संधि है? तो ये संधि जो है त्रिपुरा की है। त्रिपुरा की संधि क्या होती है? त्रिपुरधन अरि। इसको तो मान लिया जाएगा छोटा आ, इसको भी मान लिया जाएगा छोटा आ। तो छोटा प्लस छोटा मिलकर क्या बना? बड़ा आ बन गया। तो बड़ा नियम के अनुसार किस में आता है?
तो बड़ा दीर्घ स्वर संधि में आता है। अगर आपसे पूछा है कि त्रिपुरी में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, सॉरी त्रिपुरा में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, दीर्घ स्वर संधि, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंचानन में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, बहुप्रिय समास, द्विगु समास या कर्मधार समास। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए तो वहाँ पर कौन सा समास होता है, बहुप्रिय समास होता है। सबसे पहले आपको करना क्या है, पंचानन का समास विग्रह क्या होगा, पांच हैं आनन जिनके, यानी भगवान शंकर को भगवान की उपाधि दी गई है, इसलिए यहाँ पर बहुप्रिय समास हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 3 तेरह करना का अर्थ क्या होता है, पृथकता की बात करना, जैसे को तैसा, गुस्सा करना, पूरी तरह फट जाना। तो 3 तेरह करना यानी पृथकता की बात करना। तो 33वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, हंसिए के ब्याह में खरपे का गीत, कहावत का अर्थ क्या होता है भाई, शादी में गीत गाना, जश्न मनाना, असंगत बातें करना, निचले स्तर की बातें करना। हंसिए के ब्याह में खरपे का गीत, कहावत का अर्थ क्या होता है, असंगत बातें करना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 34वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, देवपण का संधि विच्छेद क्या होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए। देवपण यानी देवी धन अर्पण, तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि देवपण में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो देवपण में प्रयुक्त संधि हो जाएगी यण स्वर संधि, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइए। तो मैंने आपको क्या बताया था कि स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो उपसर्ग होता है और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो प्रत्यय होता है। तो जब पुस्तकीय इ निकल रहा है, अब ये तो होगा नहीं, ये क्लियर है, ये भी नहीं होगा। अब 2 बचे हैं, अब 2 में से एक सही है, तो कौन सा सही होगा, पुस्तकीय इ यानी बड़ी ई निकल रहा है, बोलने से ही पता चल रहा है। तो 36वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा, इनमें से कोई नहीं। तो स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, जैसे कि पक्षी है, पक्षी को तुमने आज़ाद कर दिया, वो कई सालों से पिंजड़े के अंदर रहता है, वही अपना घर समझने लगा। जब आपने उसको आज़ाद किया, वो उड़ना, उसने धीरे धीरे उड़ना सीखा, उड़ने के बाद उसको ये दुनिया अच्छी लगने लगी, यानी वो अपना भाव व्यक्त करने लगी। तो इस तरीके से पहचान सकते हो, थोड़ा दिमाग लगाकर, क्योंकि अगर परिभाषा के चक्कर में पढ़ोगे तो आप कभी नहीं कर पाओगे। तो यहाँ हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि एक व्यक्ति जेल में बंद है कई सालों से, वो बाहर आया और लोगों से बातचीत की कि जेल की लाइफ जो है बहुत ख़राब होती है, यानी वो अपना भाव व्यक्त कर रहा है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ वहाँ पर। ठीक है, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाइए, आंसर यूँ निकल आएगा, परिभाषा के चक्कर मत पढ़ो आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इनमें से कोई नहीं। तो मुझे जो है ये किस प्रकार का सर्वनाम है, तो उत्तम पुरुष, मुझे जो है मुझे ये खाना है, उत्तम मतलब पहले आ जाएगा, मुझे खाना खाना, जैसे कि स्टार्टिंग का जो शब्द होता है ना, मुझे खाना खाना, जैसे कि तो उत्तम पुरुष आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण, विशेष प्रविशेषण या उपमान। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम कहते हैं विशेष। तो 39वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं, संयुक्त धातु, विकर्मक धातु, शादित सकर्मक धातु या समस्त धातु। तो ये कहलाती हैं शादित सकर्मक धातु। तो 40वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है, रसखान, नर हरिदास, आलम, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रेम वाटिका जो है ना ये रसखान की काव्य कृति है। तो 41वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 41वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अली शब्द का अनेकार्थक नहीं है? शकी, भ्रमर, रूपसी या बिच्छू? अली शब्द का अनेकार्थक नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो रूपसी जो है ना, ये अली शब्द का अनेकार्थक शब्द नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अनेक अर्थक भी कह सकते हो, अनेक अर्थी शब्द भी कह सकते हो, जैसे कि वे शब्द जिनमें एक से अधिक अर्थ होते हैं वो अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के लिए शब्द जैसे पानी के कई अर्थ हो सकते हैं, जैसे कि तरल पदार्थ, इज्जत या चमक। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। ठीक है, चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है, ध्यान पूर्वक देखेगा। ता, था, दा, धा, शा आदि का उच्चारण स्थान है। तो ता, था, दा, धा, धा, ना, ता, था, दा, धा, शा, ये किसके उच्चारण हैं? ये आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार जरूर देखिएगा आप लोग। तो ये दंतोष्ठ हो जाएगा। शा शा शा, शा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ता, था, दा, धा, धा, ना, धा, ना यहाँ पर होना चाहिए, ना। ठीक है, तो ये दंतोष्ठ हो जाएंगे। तो जैसे कि ता, था, दा, धा, ना, ये हो गए आपके दंतोष्ठ। अगर मैं तालु व्यंजन की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि तालु व्यंजन कौन कौन से होते हैं? चा, छा, जा, छा, झा हो गया, या और शा, ये हो गए आपके तालु व्यंजन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं मूर्धन्य बात की अगर मैं बात करूं तो मूर्धन से क्या क्या उच्चारण होता है? मूर्धन्य से जैसे कि टा हो गया, ठा हो गया, डा हो गया, ढा से ढक्कन हो गया। ढक्कन इसको बोलते हैं कि डा, अड़ा बोलते हैं ना, अड़ा बोलो या ढक्कन बोलो, आप क्या बोलते हो वो आपके ऊपर निर्भर करता है। शा हो गया, शा षटकोण, और ड़ा खाली हो गया। तो ये हो गया आपके मूर्धन्य से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिखेगा। सो क्या 44वां क्वेश्चन क्या है कि निम्नांकित में कौन सा शब्द पुल्लिंग रूप से प्रयुक्त नहीं होता? हाथी, दही, नदी या पानी? पुल्लिंग रूप से प्रयुक्त नहीं होता नदी। तो 44वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सप्तधन ऋषि, इसमें बनी संधि क्या होगी? सप्तधन ऋषि, दीर्घ, यण, व्यंजन। तो सप्त ऋषि, सप्तधन ऋषि, तो इसकी बनी संधि क्या होगी? गुण संधि हो जाएगी। तो 45वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करा चुका हूं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? लेखाधिकारी महोदय को, जिलाधिकारी को, कुलपति महोदय को, आचार्य महोदय को। तो बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए पत्र लिखा जाता है जिलाधिकारी को। तो 46वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है? निबंध, कहानी, उपन्यास, यात्रा व्रत। ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है? तो मेरे प्यारे बच्चों यात्रा व्रत की रचना है। तो 47वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? सूरदास, कुंभनदास, नंददास या रैदास? अष्टछाप का नहीं है। रैदास जो है ना, ये अष्टछाप के नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाक्य में अपादान कारक है? कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से हिमालय से गंगा निकलती है, इसमें अपादान कारक हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अपादान से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज की इस क्लास का। निम्नलिखित में से अशुद्ध बर्तनी का चयन कीजिए। आंगन, मुश्किल, 25 या ईर्षा। तो देखिए यहाँ पर आपको अशुद्ध बर्तनी की पहचान करनी है। तो आंगन जो है ना, ये आपकी अशुद्ध बर्तनी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। तो कैसी लगी क्लास आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा आप लोग। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।